गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे आदर्शवाद के बारे में। आपने पिछली क्लास में देखा कि आदर्शवाद वास्तव में क्या है और आदर्शवाद की वास्तव में परिभाषा क्या है। आज हम उसी के आगे को दृष्टिकोण रखते हुए आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय का स्थान कहाँ होना चाहिए, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन सही आदर्शवादियों का मानना था वास्तव में कि अनुशासन विद्यार्थियों की दृष्टिकोण से एक अनुकूल परिस्थिति में होना चाहिए, अर्थात वास्तव में अनुशासन होना चाहिए। आदर्शवादियों का मानना था कि यदि बच्चा कोई गलती करता है तो वास्तव में उसको दंड दिया जाना चाहिए। यदि हम उसे दंड नहीं देंगे तो वो गलतियां करेगा, गलतियां करके वो सीखना बंद कर देगा। अर्थात आदर्शवादी एक दंडात्मक अनुशासन की चर्चा करते थे। आदर्शवाद जो है वास्तव में अनुशासन में दंडात्मक अनुशासन की चर्चा करता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आदर्शवादी वर्तमान में कहीं कहीं कुछ बातों को लेकर आत्म अनुशासन की भी चर्चा करते हैं। अर्थात वास्तव में आदर्शवादियों के अनुसार मुख्य रूप से अनुशासन ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद बात करते हैं आदर्शवाद के अनुशासन में। यदि अनुशासन दंडात्मक है लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आत्म अनुशासन की चर्चा करते हैं, तो आदर्शवादी इसी परिप्रेक्ष्य में जो विद्यार्थियों का स्थान जो रखते हैं ना, विद्यार्थी का जो स्थान रखते हैं वो गौड़ स्थान रखते हैं। विद्यार्थी का जो स्थान रखते हैं गौड़ स्थान रखते हैं, अर्थात यहाँ पर विद्यार्थी को द्वितीय स्थान की संज्ञा दी गई है। यदि विद्यार्थी को द्वितीय स्थान की संज्ञा दी गई तो प्रथम किसकी दी गई? प्रथम यहाँ पर जो शिक्षक का स्थान है, शिक्षक का स्थान प्रथम बताया गया है। अर्थात सर्वो सर्वा शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का प्रथम स्थान है, विद्यार्थी का द्वितीय स्थान है, अनुशासन दंडात्मक। अर्थात आदर्शवादियों ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो विद्यालय का स्थान है, विद्यालय का स्थान वो निश्चित स्थान पर होना चाहिए। विद्यालय का स्थान क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। अर्थात शहर के कोतूहल से तो दूर हो, लेकिन वहां पर हो जहां पर आने जाने का साधन हो, बैठने की व्यवस्था हो, अर्थात एक अच्छे परिवेश में विद्यालय का स्थान होना चाहिए। आदर्शवादियों ने कहा कि जो शिक्षण विधियों की चर्चा की गई, तो शिक्षण विधियों में मुख्य रूप से जो प्रथम विधि आदर्शवादी मानी जाती है वो है सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि। यानी कि आदर्शवाद में सुकरात हैं, प्लेटो हैं, तो उनमें मुख्य रूप से जो सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि लोगों से प्रश्न करें, प्रश्न करके उसका जवाब लें। यदि वो प्रश्न करके साक्षात रूप से जवाब दे सकता है तो वास्तव में सबसे अच्छी शिक्षण विधि वही है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें प्लेटो की संवाद विधि, हीगल की तर्क विधि आदि महत्वपूर्ण विधियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन हो गया, विद्यार्थी का स्थान हो गया, शिक्षक का स्थान हो गया, विद्यालय का स्थान हो गया, शिक्षण विधियां हो गई। लेकिन आदर्शवादियों की अगर माने तो आदर्शवाद में खेल विधि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब यहीं से जो चर्चा हुई तो एक रूप में तो आदर्शवाद अध्यात्म जगत को मानता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, अनुशासन में दंडात्मक अनुशासन की बात करता है, विद्यार्थी का स्थान गौड़ रखता है। लेकिन जैसे ही खेल विधि की चर्चा करता है
तो वास्तव में मानते हैं कि आदर्शवाद शैक्षणिक दृष्टिकोण से वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन कहलाया। आदर्शवादियों के अनुसार जो दर्शन में खेल विधि के साथ चर्चा की गई, अनुकरण विधि की चर्चा की गई, व्याख्यान विधि की चर्चा की गई, वो वास्तव में आदर्शवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की चर्चा करता है, लेकिन भारतीय वाद जितने भी वाद हैं, चाहे वो सर्वांगीण दर्शन हो, सर्वोदय दर्शन हो, महात्मा गांधी का दर्शन हो, रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन हो, वो सभी दर्शन हमारे आदर्शवाद का कहीं न कहीं पालन करते हैं। अतः पाश्चात्य दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण वाद जो निकल के सामने आया वो है आदर्शवाद। धन्यवाद। आगे चर्चा करेंगे आदर्शवाद के बाद प्रयोजनवाद की। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें कि जो वाद आप यहाँ पर देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसका आप सब लोग नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये तो अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, अतः आपको नोट्स बनाना अनिवार्य है। अब आगे